हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूँ धीरज और आप देख रहे हैं राजस्थान एग्जाम्स यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। जैसे कि आपने सुना है दोस्तों, अब पटवार का एग्ज़ाम तो पोस्टपोन्ड हो चुका है, बट इससे बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। एग्ज़ाम की तैयारी डबल जोरों शोरों पे लगा दो। हाँ, आपके जो जो पॉइंट्स रह गए हैं, कुछ ऐसी थ्योरी पार्ट्स रह गए हैं जो आपने नहीं कवर किया है, उसको टाइम मिल गया, आपको एक मौका मिल गया है, उसे रिवाइज कर लो। ठीक है, उसे कवर कर लो। बट हमारी MCQs क्लास रेगुलर चलेगी ताकि आप अपना एग्ज़ाम जब भी होगा उसके लिए तैयार रहें। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये प्रैक्टिस करेंगे हम ताकि हम परफेक्ट हो जाएं। ऑलराइट, चलिए। तो पॉलिटी से रिलेटेड अब हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये MCQs क्लास आप रेगुलर कीजिए। बिल्कुल पॉलिटी एकदम मक्खन की तरह निकाल देंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये है मेरा इंट्रोडक्शन। धीरज राजप्रीत, मेरा पूरा नाम है धीरज राजप्रीत। मैं UPSC और RPSC मेंटर हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे। जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, सेशन को लाइक कर दो और जल्दी से जल्दी शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और सबके साथ। चलिए दोस्तों, ये मेरा इंट्रोडक्शन है, ये मेरे कोर सब्जेक्ट्स हैं। इनसे रिलेटेड आपकी कोई भी दिक्कत हो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर मैसेज कर सकते हो। ऑलराइट, मैं आपको वहाँ पे ऐप पे मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको बिल्कुल रिवर्ट बैक करूँगा। जो भी आपके एग्ज़ाम रिलेटेड कोई क्वेरी है ना, अनअकैडमी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका, तो बिल्कुल आप मुझे ऐप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लस के सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं। क्या बेनिफिट्स हैं प्लस के सब्सक्रिप्शन की? यहाँ मिलती है आपको लाइव क्लासेस। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपके लिए यहाँ पे लाइव क्लासेस लेते हैं। टाइम टेबल्स के साथ आपकी तैयारी होती है। आपको पहले ही एक टाइम टेबल दे दिया जाता है जिसके थ्रू आप बैचेस में एनरोल कर सकते हो या फिर इंडिविजुअल कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो। बैचेस में यानी कि कई सारे एजुकेटर्स मिलके बैच चलाते हैं। ऑन गोइंग बैचेस अभी चल रहे हैं दोस्तों, पटवार के बैचेस चल रहे हैं। एग्जाम आगे बढ़ गए हैं, सबसे बेस्ट टाइम है आपको अभी एनरोल कर लेना चाहिए, प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए। इवन RS के फाउंडेशन बैच, एडवांस बैच चल रहे हैं, रिट के बैच चल रहे हैं, कई सारे ACF के बैच चल रहे हैं। तो ये सारे बैचेस वहाँ चल रहे हैं, इन सबको आप एक ही सब्सक्रिप्शन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, राजस्थान के सारे एग्जाम्स एक ही सब्सक्रिप्शन के अंडर आते हैं, किसी का अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं है दोस्तों। चलिए, मेरा भी इंडिविजुअल कोर्स अभी एनवायरनमेंट पे कंप्लीट हुआ है। रिसेंटली 3 कोर्सेज मैं लॉन्च कर चुका हूँ। ACF के लिए कंप्लीट क्रैश कोर्स है वहाँ पे, तो बिल्कुल आप वो भी देख सकते हैं। चलिए, टेस्ट सीरीज और क्विजेज आप सॉल्व कर सकते हैं, जो कि रेगुलर बेसिस पे आपको दी जाती है, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। इवन यहाँ पे जो जो भी बैचेस चल रहे हैं, यहाँ पे आपसे टेस्ट सीरीज और क्विजेज आपसे करवाए जाते हैं। बहुत सारे स्टैटिक टेस्ट सीरीज और क्विजेज ऑलरेडी अपलोडेड है जिसे आप सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है डाउट क्लियरिंग सेशंस। तो यहाँ पे जो भी आपके बैचेस चल रहे हैं, इंडिविजुअल बैचेस चल रहे हो या आपके बैच ग्रुप बैचेस चल रहे हो, तो उसके अंदर जैसे ही एक आध यूनिट कंप्लीट होती है तो एजुकेटर अपना एक डाउट क्लियरिंग सेशन रखते हैं जिसमें आप अपने डाउट्स पुट अप कर सकते हो, डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ये एक बहुत ही यूनिक और स्पेशल फीचर है दोस्तों यहाँ पे, जो कि आपको हेल्प करता है कि एग्जाम में आपके आपके तैयारी के दौरान आपको कोई भी डाउट ना रहे, आप सारे के सारे डाउट क्लियर करके चलें और उसके साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, यानी कि वहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं, लाइक वीडियो लेक्चर्स हैं, उन सबको आप डाउनलोड कर सकते हैं, सो दैट लेटर ऑन विदाउट इंटरनेट उसे देख सकते हैं। अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो, कितने घंटे तैयारी करी है पूरे महीने में। आप अपनी रैंकिंग देख सकते हो टेस्ट सीरीज और क्विजेज में, और भी बहुत कुछ। ये सब आप अनलॉक कर सकते हो अनअकैडमी के प्लस के सब्सक्रिप्शन से। आपका पूरा का पूरा सिलेबस एक बहुत ही कंफर्टेबल मैनर में कवर होता है। चलिए दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च कीजिए और उसे इंस्टॉल कर लीजिए। उसे इंस्टॉल करने के बाद आप अपनी प्रोफाइल बनाइए। अपनी प्रोफाइल बनाने के बाद मैनेज कोर्स में जाके स्टेट PSC में RPSC चूज़ करना है। RPSC के थ्रू आपके राजस्थान के सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए, अनअकैडमी सिर्फ और सिर्फ अपने पेड सब्सक्रिप्शन ही नहीं देता, कई सारी फ्री प्लेटफॉर्म्स भी अवेल करवाता है। कई सारे फ्री वीडियोस, जैसे कि आपको ये स्पेशल क्लासेस है ना, कई सारे क्विजेस भी हैं आपके लिए, फ्री क्विजेस रखे गए हैं, कई सारे कंपटीशन रखे जाते हैं। इसके अलावा ये जो स्पेशल क्लासेस दोस्तों, ये है एब्सोल्युटली फ्री। ऑलराइट, यू कैन सी माई फ्री क्लासेस। मैंने कई सारी वहाँ फ्री क्लासेस अपलोड कर रखी है। अभी हमारा एक ऑन गोइंग बैच चल रहा है। ऑलराइट, एक हमारा ऑन गोइंग बैच चल रहा है जो 7 PM पे पॉलिटी का बैच है, वो हमारा अभी चल रहा है वहाँ पे। ऑलराइट, चलिए, आई होप मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। ऑलराइट, चलिए। तो 7 PM पे जो हमारे पॉलिटी का बैच चल रहा था, वो अब वापस रेज्यूम हो रहा है दोस्तों 2 Jan से, यानी कि आज से वापस आपके लिए ये 7 PM पे जो हम पॉलिटी का टेस्ट सीरीज़ कर रहे थे, ये वापस लॉन्च कर रहा हूँ मैं। ऑलराइट, इसे हम वापस रेगुलर कर देंगे।
अब देखिए ये जो हमने किया था 29 को लास्ट क्लास हुई थी, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ये वापस रिज्यूम किया जाएगा, वापस रिज्यूम किया जा रहा है। तो सुबह यहाँ पे करेंगे एमसीक्यूज, शाम को वहाँ करेंगे एमसीक्यूज, धुआंधार तैयारी कर देंगे, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये आप क्लासेस देख सकते हो, दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री, ये फ्री है एकदम। इसको स्पेशल क्लासेस में जाके आप देख सकते हो। आपको अगर पहली बार जा रहे हो तो रेफरल कोड लेंगे, तो उसमें आप रेफरल कोड मेरा डाल सकते हो धीरज10। इसके थ्रू आप मेरी फ्री क्लासेस देख सकते हो, इवन मेरी ही नहीं बाकी एजुकेटर्स की भी देख सकते हो। सिर्फ आपको करना क्या है, कोड डालना है धीरज10। मेरी पहले की भी बहुत सारी फ्री क्लासेस वहाँ पे अपलोडेड हैं, ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उन्हें आप देख सकते हो। जितना भी मेरा फ्री क्लासेस, स्पेशल क्लासेस में फ्री क्लासेस मैंने ली है वो सभी आप देख सकते हो। ऑलराइट, चलिए करना क्या है, आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है। चलिए, इसके अलावा आप अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अभी जो बैचेस ऑन गोइंग है उसमें एनरोल करना चाहते हैं, टाइम टेबल के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो प्लस पे क्लिक कीजिए, उसके बाद सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपके पास इस तरह से मंथली क्लास आएंगे। ये करंट प्लान है दोस्तों। मेरा रिकमेंडेशन मेरे स्टूडेंट्स को यही होता है कि या तो 1 साल का या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले, ठीक है। इसमें कई बेनिफिट्स हैं। पहला तो आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है तैयारी का। आरपीएससी सब्सक्रिप्शन आपके राजस्थान के सारे एग्जाम्स कवर होता है, पटवार, एसीएफ, आरएस, आपके रेट, सारे एग्जाम्स इसके अंदर कवर होते हैं। तो इसलिए ये सबसे बेनिफिशियल है कि आपके 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो। प्लस आपके पैसे भी कम लगते हैं, बहुत कम, 8,400 में 2 साल कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। सबसे बेस्ट पॉकेट फ्रेंडली प्राइस है, फीस है ये। ऑलराइट, इसके अलावा आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आप अगर मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हो तो आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा। फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको जो 8,400 है वो पड़ेगा 7,560 का। इवन सबके ऊपर फ्लैट 10% डिस्काउंट है, भले 1 महीने का लो या फिर 2 साल का लो। बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन 2 साल के लिए ही रहता है अपने स्टूडेंट्स के लिए। बट आप अगर चाहते हो कि नहीं मुझे तो सिर्फ 1 महीने तैयारी करनी है, 3 महीने तैयारी करनी है, उसके बाद मुझे तैयारी नहीं करनी है, इतना ही आपका एम है, तो फिर आप बिल्कुल 1 महीने, 2 महीने या फिर 1 महीने या 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये तो होगी सब्सक्रिप्शन की बात। ये रहा मेरा कोड, इसे आप यूज़ कर सकते हो टू सी माई फ्री क्लासेस एंड फॉर दी प्लस सब्सक्रिप्शन टू गेट 10% डिस्काउंट। चलिए दोस्तों, तो ये तो हो गई काफ़ी चर्चा हमारे प्लस के सब्सक्रिप्शन की। अब जो भी मेरे दोस्त नए हैं यूट्यूब चैनल पे, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर। जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर भी कर दो, ठीक है। इनके समझ लो यूट्यूब से आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, डोंट वरी, ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, जल्दी से इसे ज्वाइन कर लो अगर अब तक ज्वाइन नहीं किया तो। यूट्यूब से रिलेटेड जितनी भी कम्युनिकेशन है वो सारी की सारी इसी के थ्रू की जाएगी। ऑलराइट, यानी यहाँ पे जब भी क्लास स्टार्ट हो रही है आपको यहाँ पे नोटिफाई कर दिया जाएगा इस चैनल पे, है ना, टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा कि क्लास स्टार्ट हो रही है, ताकि आप कोई भी क्लास मिस ना करें। चलिए दोस्तों, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पॉलिटी फास्ट ट्रैक। अब तक अगर आपने शेयर नहीं किया तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दो दोस्तों, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, फटाफट से शेयर कर दो और लाइक कर दो, फिर हम सेशन को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए, ये रहा हमारे दिन का पहला सवाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ स्पीकर इज करेक्ट। हम थोड़ा तेज चलेंगे दोस्तों, तेज चलेंगे। अध्यक्ष के कार्यालय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए, ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और राष्ट्रपति के समर्थन के पद धारण करता है। सेकेंड, ही नीड्स नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द टाइम at the time of his election but has to become a member of the house within 6 months from the date of his election. उसे अपने चुनाव के समय सदन का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसे चुनाव की तारीख से 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना होगा। C, he loses his office if the house is dissolved during the expiry of his term. बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, यदि सदन अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग हो जाती है तो वह अपना कार्यालय खो देता है। नाउ डी, इफ ही इंटेंड्स टू रिजाइन द लेटर ऑफ हिज रेजिग्नेशन इज टू बी एड्रेस्ड टू द डेप्यूटी स्पीकर, यदि वह इस्तीफा देने का इरादा रखते हैं तो उनके इस्तीफे का पत्र वह उपसभापति को संबोधित किया जाएगा, उपाध्यक्ष को संबोधित किया जाएगा। बताइए दोस्तों, कौन सा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर लिखिए और आगे अपना आंसर लिखिए। बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, डी आंसर सही है, क्योंकि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर है, ये हमेशा अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, डेप्यूटी स्पीकर को। बाकी सारे के सारे कथन गलत हैं। ये बिल्कुल भी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे डिपेंड नहीं करता, प्रेसिडेंट उन्हें कभी भी नहीं निकाल सकते। इनको निकालने के लिए लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास करते हैं विथ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ठीक है। तो ये गलत बात है ना। पूर्ण बहुमत से अगर
ये लोकसभा अगर कोई ये पास करते हैं, रेजोल्यूशन पास करते हैं, तभी स्पीकर को निकाला जा सकता है। चलिए ये गलत हो गया। और फिर इनको उस समय, जिस समय इनका इलेक्शन होता है, स्पीकर के लिए अपॉइंट किया जाता है, जिसको भी इलेक्ट किया जाता है, उसे उस सदन का सदस्य होना ज़रूरी अनिवार्य है। ये 6 महीने के अंदर सदन बनना, ये बिल्कुल भी वैसा क्लॉज नहीं है, ये मिनिस्टर के लिए है। कोई मिनिस्टर अगर बनना चाहता है तो बिल्कुल वो 6 मंथ्स में कोई ना कोई हाउस का मेंबर बन जाए, सदन का सदस्य बन जाए, तब तक के लिए उसको मंत्री बना सकते हैं। चलिए, नाउ ही लूजेस हिज ऑफिस, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब भी लोकसभा डिसॉल्व होती है, यानी उसका विघटन हो जाता है जब लोकसभा का, तब भी स्पीकर अपनी पोस्ट नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि जब नई लोकसभा आएगी और जब नई लोकसभा अपना दूसरा स्पीकर चुनेगी, पहले ही दिन वो अपना स्पीकर चुन लेते हैं। वो स्पीकर को जब चुनेंगे, उस समय ये स्पीकर अपनी पोस्ट खाली करेंगे और इस पे नया स्पीकर आएगा। ऑलराइट, करेक्ट है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि स्पीकर की पोस्ट कभी खाली नहीं होनी चाहिए। स्पीकर हमेशा कोई ना कोई रहना चाहिए, कोई ना कोई सदस्य, कोई ना कोई सदन का अध्यक्ष होना चाहिए, जो नॉर्मल काम चलते रहे, है ना। इसके लिए स्पीकर का पोस्ट खाली नहीं किया जाता। चलिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the minimum percentage of seats a party should get to be recognized as the opposition party in the legislature? विधायिका में विरोधी दल के रूप में पहचाने जाने वाली सीटों का न्यूनतम प्रतिशत कितना होना चाहिए? बताइए दोस्तों। 20, 15, 10, नो सच लिमिट। बताइए, 20%, 15%, 10% या ऐसी कोई भी सीमा नहीं है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर लिखिए और आंसर लिखिए। बताइए, what is the minimum percentage of seats a party should get to be recognized as opposition party in the legislature? विधायिका में विरोधी दल के रूप में पहचाने जाने वाली सीटों का न्यूनतम प्रतिशत क्या होना चाहिए? बताइए, न्यूनतम कितनी प्रतिशत होनी चाहिए, उसके कारण इसको अपोजिशन माना जाता है। बताइए। बताइए दोस्तों। देखिए, ऐसी कोई लिमिट नहीं है, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। आंसर होगा डी, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। बट नॉर्मली ऑपोजिशन पार्टी को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ऐसा मतलब संविधान के अंदर ऐसा कोई लिमिट नहीं दे रखी है, बट इसको नॉर्मली अगर किसी पार्टी को न्यूनतम बनना है, मतलब कि पार्टी को लेजिस्लेचर में चाहिए कि भाई उनकी मिनिमम सीट, यानी अपोजिशन के तौर पे उसे जाना जाए, है ना, विरोधी दल की तरह उसे जाना जाए, विपक्ष के तौर पे जाना जाए, तो उसके पास मिनिमम 10% सीटें उसके पास होनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए, बट ऐसी कोई लिमिट संविधान में नहीं है। ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि संविधान में ऐसी कोई लिमिट दे रखी है क्या? नहीं दे रखी है। चलिए, ये रहा हमारा अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द बजट? बजट पर संसदीय नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन गलत है? ऑप्शन है आपके ए, पार्लियामेंट हैज़ नो से इन दी प्रिपरेशन ऑफ द बजट, संसद की बजट तैयार करने में कोई भूमिका नहीं है। बी, पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन दी कंसोलिडेटेड फंड, संसद के पास समेकित निधि या संचित निधि पर लगाए गए व्यय को बढ़ाने की शक्ति है। सी, पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू इम्पोज अ टैक्स विदाउट द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन, संसद के पास राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कर लगाने की कोई शक्ति नहीं है। या फिर डी, पार्लियामेंट कैन नॉट इंक्रीज अ टैक्स विदाउट द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन, संसद राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कर नहीं बढ़ा सकती। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर लिखो और आगे अपना आंसर लिखो। बताइए, इनकरेक्ट बताना है, कौन सा गलत है? इनकरेक्ट कौन सा गलत है दोस्तों इनमें से? बताइए। देखिए दोस्तों, ए गलत है। सबसे पहला, पार्लियामेंट हैज़ नो से इन द प्रिपरेशन ऑफ बजट, गलत बात है। संसद के पास जो बजट तैयार करने की पूरी भूमिका संसद की होती है। पार्लियामेंट का सबसे बड़ा रोल होता है इसके अंदर, है ना। सरकार बजट लाती है, बजट लाने के बाद उस पर वोटिंग होती है, उस पर चर्चा होती है। पार्लियामेंट का तो सबसे बड़ा रोल है, इसमें ऐसा ही नहीं है कि उसका रोल नहीं है। बाकी सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो एकदम सही है। पार्लियामेंट के पास पावर होता है कि भाई कंसोलिडेटेड फंड से पैसा ज़्यादा करना है, निकालना है, तो पार्लियामेंट के पास पावर है। यानी वो संविधान में लिखा है कि इसको लॉ के द्वारा ही पैसे निकाले जाएंगे, कानून के द्वारा। कानून कौन बनाएगी? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास बिल्कुल पावर है कि भाई वो क्या कर सकती है, टैक्स इम्पोज कर सकती है, मतलब कर सकती है, बट उसके लिए प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए। उसके पास बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के वो टैक्स इम्पोज नहीं कर सकती, ठीक है। फिर पार्लियामेंट कैन नॉट इंक्रीज द टैक्स, वो इंक्रीज भी नहीं कर सकती, बढ़ा भी नहीं सकती किसी कर को विदाउट प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन। उसमें भी आपके राष्ट्रपति की सिफारिश होना बहुत ज़रूरी है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यह रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द लोकसभा सेक्रेटेरिएट कम्स अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ, लोकसभा किस सचिवालय के देख रेख में आता है? चलिए, ऑप्शन है आपके मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, मानव मामलों में मंत्रालय। चलिए,
बी मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, संसदीय कार्य मंत्री, सी स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष, या फिर डी प्रेसिडेंट। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। लोकसभा सेक्रेटेरिएट कम्स अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ, लोकसभा सचिवालय किस मंत्रालय या फिर किसके अधीन देखरेख में आते हैं, किसके अधीन आते हैं बताइए। डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ, किसका डायरेक्ट सुपरविजन होता है बताइए। लोकसभा सेक्रेटेरिएट। बताइए दोस्तों आंसर होगा दोस्तों बी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, संसदीय कार्य मंत्री, ठीक है ना, इनके अंडर आता है ये। ऑलराइट, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट इन लोकसभा इज, लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या क्या है बताइए। लोकसभा की अधिकतम संख्या पूछी गई है, बताइए दोस्तों कितनी होगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स इन लोकसभा, राज्य के मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या कितनी होगी दोस्तों बताइए। राज्यों के कितनी होगी अधिकतम, राज्यों से बताइए। क्वेश्चन नंबर लिखिए और दोस्तों आगे अपना आंसर लिखिएगा। बताइए दोस्तों आंसर होगा बी 550। टोटल कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है 552, ठीक है ना। एक्चुअल में ये कितनी है 543, ऑलराइट। और इसमें से मैक्सिमम ये 552 को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो 530 यानी 530 तो है राज्यों के पास, स्टेट्स के पास, और जो बचे हुए बाकी के हैं 22 ये हैं आपके यूटी, यूनियन टेरिटरीज के पास, ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेश के पास। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेंड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अधिकतम सदस्यों को राज्यसभा भेजता है। ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ऑल इक्वल, सभी समान हैं। बताइए दोस्तों किसके सदस्य सबसे ज़्यादा है राज्यसभा में, सबसे ज़्यादा सदस्य किसके हैं राज्यसभा में बताइए। सबसे ज़्यादा सदस्य किसके हैं बताइए। ए उत्तर प्रदेश किसके हैं, देखिए नॉर्मली आप ऐसे भी देख लोगे तो उत्तर प्रदेश ही आएगा। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, वहीं पे पॉपुलेशन यहाँ की सबसे ज़्यादा है तो पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है। तो राज्यसभा में सबसे ज़्यादा मेंबर्स कहाँ से आते हैं, राज्यसभा से। राज्यसभा में सबसे मेंबर्स आते हैं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से। चलिए दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन इन द राज्यसभा, राज्यसभा में विपक्ष का पहला नेता कौन था बताइए। ऑप्शन है आपके वाई बी चौहान, या फिर भोला पासवान, या फिर कमलापति त्रिपाठी, या फिर सीएम स्टेफन। बताइए दोस्तों हु वॉज द लीडर, फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन इन द राज्यसभा, राज्यसभा में विपक्ष का पहला नेता कौन था दोस्तों बताइए। क्वेश्चन नंबर लिखो और आगे अपना आंसर लिखिए। राज्यसभा में पहला विपक्षी नेता कौन था। द फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन इन द राज्यसभा वॉज कमलापति त्रिपाठी। कमलापति त्रिपाठी, ठीक है दोस्तों, कमलापति त्रिपाठी सबसे पहले ऑपोजिशन लीडर थे राज्यसभा के। चलिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच हाउस इज बेटर प्लेस्ड विथ रिगार्ड टू कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, कार्यकारी पर नियंत्रण के संबंध में कौन सा सदन बेहतर है। लोकसभा, राज्यसभा, बोथ आर इक्वल यानी दोनों को समान रूप से रखा गया है, या फिर डी इट डिपेंड्स फ्रॉम विच हाउस द प्राइम मिनिस्टर कम्स, यह निर्भर करता है कि प्रधानमंत्री किस सदन से आते हैं। बताइए सबसे ज़्यादा जो एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल जो है एग्जीक्यूटिव पे यानी कार्यकारी पे सबसे ज़्यादा नियंत्रण किस सदन का होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर लिखिए और आगे अपना आंसर लिखिए। बताइए सबसे ज़्यादा एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल यानी कार्यकारी पे, बताइए सबसे ज़्यादा किसका कंट्रोल होता है, कौन से सदन का। बिल्कुल देखिए दोस्तों ए लोकसभा, क्या होगा इसका आंसर। लोकसभा के पास सबसे ज़्यादा पावर होता है। देखो लोकसभा क्या कर सकती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकती है। किसके खिलाफ पास करती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकती है, ठीक है ना। नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके खिलाफ पास कर सकती है, ये सरकार के खिलाफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही तो है एग्जीक्यूटिव, यही तो है रियल एग्जीक्यूटिव, यही तो कार्यकारी है। मंत्री परिषद ही तो मेन कार्यकारी है ना, कार्यकारी है, यानी कि यही इन्हीं के खिलाफ अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया जाए तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्या करना होगा, मंत्री परिषद को रिजाइन करना होगा, अपना त्याग पत्र देना होगा। इसलिए सबसे बड़ा कंट्रोल ये सुविधा या फिर ये अधिकार राज्यसभा के पास नहीं है, सिर्फ लोकसभा के पास है। इसलिए ज़्यादा बेहतर नियंत्रण कौन करता है, लोकसभा, ठीक है। चलिए आर्टिकल 75
है ना। अनुच्छेद 75 में साफ तौर पे कहा गया है कि मंत्रिपरिषद किसको जवाबदेही होंगे, ये लोकसभा को जवाबदेही होंगे। चलिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए दोस्तों, अमंग्स द फॉलोइंग फॉर हुज रिमूवल पार्लियामेंट्स रेजोल्यूशन इज नॉट नीडेड, निम्नलिखित में से किनको हटाने के लिए संसद के प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है। ए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त। बी, गवर्नर ऑफ अ स्टेट, किसी राज्य का राज्यपाल। सी, जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। डी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक और महालेखक परीक्षक। बताइए, किसको इनमें से किसको निकालने के लिए पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन यानी पार्लियामेंट से किसी प्रस्ताव को पारित करना ज़रूरी नहीं है। बताइए, काफ़ी अच्छा और इजी सवाल है। बताइए, क्वेश्चन नंबर लिखो दोस्तों और आगे अपना आंसर लिखो। क्वेश्चन नंबर लिखो और आगे अपना आंसर लिखो। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए दोस्तों, गवर्नर ऑफ अ स्टेट, किसी राज्य का राज्यपाल। कौन निकाल सकता है इसको? प्रेसिडेंट निकाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं प्रेसिडेंट। बाकी सब के लिए पार्लियामेंट के अंदर बिल्कुल प्रावधान बनाया गया है कि कैसे निकाला जाएगा। इनको निकाला कैसे जाता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जैसे एक जज को निकाला जाता है, उसी तरह से कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कैग होता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इनको भी उसी तरह से निकाला जाता है। इनके लिए एक पहले तो कमेटी बिठाई जाएगी और फिर इसके लिए रेजोल्यूशन पास किया जाएगा लोकसभा राज्यसभा में और फिर इनको निकाला जाएगा। ठीक है, चलिए, ये रहा हमारा अगला सवाल। टू विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स द प्रेसिडेंट मस्ट अकॉर्ड हिज सैंक्शन विदाउट सेंडिंग इट बैक फॉर फ्रेश कंसिडरेशन, निम्नलिखित में से किस विधेयक पर राष्ट्रपति को नए विचार के लिए वापस भेजे बिना अपनी मंजूरी देनी होगी? बताइए, क्वेश्चन आपके ऑप्शंस हैं ऑर्डिनरी बिल, साधारण बिल, फाइनेंस बिल्स, वित्त बिल, या फिर बिल्स पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक, या फिर बिल सीकिंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन की मांग करने वाला विधेयक। बताइए, किसके लिए वापस नहीं भेज सकते, वापस पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते? बताइए, कौन सा विधेयक है जिसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता? To which of the following bills the president must accord his sanction without sending it back for fresh consideration? निम्न में से किस विधेयक पर राष्ट्रपति को नए विचार के लिए वापस भेजे बिना अपनी मंजूरी देनी चाहिए, यानी उनको मंजूरी देनी ही होगी? बताइए कौन सा है इसके अंदर से ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर लिखिए, आगे अपना आंसर लिखिए दोस्तों। बताइए, देखिए दोस्तों, आंसर है आपका बिल सीकिंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर संविधान संशोधन किया जा रहा है, अगर उसके लिए संशोधन से संबंधित कोई विधेयक अगर भेजा जा रहा है प्रेसिडेंट के पास, तो उसके लिए प्रेसिडेंट को उसे मंजूरी देनी ही होगी। उसमें वो वापस उसे नहीं भेज सकते कंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए। ठीक है, बाकी सब केसेस में भेज सकते हैं, ऑर्डिनरी बिल के केसेस में भेज सकते हैं। फाइनेंस बिल में भी देखिए दो तरीके होते हैं, है ना। इसके अंदर सबसे बेस्ट ये ऑप्शन था, फाइनेंस बिल में भी दो तरह के होते हैं। बिल फाइनेंस बिल 2 को भेज सकते हैं वापस कंसिडरेशन के लिए, हालांकि मनी बिल को नहीं भेज सकते। ठीक है ना। बिल्स पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ये भी बिल्कुल भेजे जा सकते हैं। अब नॉर्मली बिल्स जो होते हैं वो दोनों सदनों के द्वारा ही पारित किए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये कोई अलग नई चीज़ नहीं है। आंसर होगा आपका डी। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट वुमेन फिल्म स्टार नॉमिनेटेड और इलेक्टेड टू राज्यसभा वॉज, राज्यसभा में मनोनीत या निर्वाचित पहली महिला फिल्म स्टार कौन थी? ए, नरगिस दत्त, बी, विजयाथिमाला, या फिर हेमा मालिनी, या फिर जया ललिता। बताइए दोस्तों क्या होगा जवाब। द फर्स्ट वुमेन फिल्म स्टार नॉमिनेटेड इलेक्टेड इन राज्यसभा, राज्यसभा में मनोनीत या निर्वाचित पहली महिला फिल्म स्टार कौन थी दोस्तों? कौन थी? नरगिस दत्त। ए, नरगिस दत्त। ठीक है दोस्तों, पहली कौन थे? सबसे पहली विमेन, सबसे पहली महिला फिल्म स्टार नरगिस दत्त। राज्यसभा में इनको इलेक्ट किया गया था। चलिए, नाउ नेक्स्ट, according to the constitution of India, the maximum number of members representing the union territories in the Lok Sabha cannot exceed, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती? मैक्सिमम कितनी हो सकती है बताइए यूनियन टेरिटरीज में? 10, 15, 20, 25, 10, 15, 20, 25। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, आंसर लिख दिया, आगे अपना ऑप्शन लिख देना। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग यूनियन टेरिटरीज इन द लोकसभा में जो केंद्र शासित प्रदेशों में कितनी अधिकतम संख्या हो सकती है, कितने मेंबर्स आ सकते हैं, वहाँ से प्रतिनिधि कितने आ सकते हैं? बताइए, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में इससे ज़्यादा सदस्य नहीं आ सकते। कितने मैक्सिमम आ सकते हैं दोस्तों? 20, 20,
संविधान ने क्या बोल रखा है, 20 आ सकते हैं, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से लोकसभा में 20 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं आ सकते, 20 से ज़्यादा प्रतिनिधि वहाँ से नहीं चुने जा सकते, ठीक है ना। उतने ही सीट्स मैक्सिमम अलॉट की जाती है, और बता दूँ 20 किसी के भी अलॉट नहीं की गई है, सबके कम कम है, बहुत ही कम है। चलिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम हैज़ बीन इवॉल्व्ड इन इंडिया। भारत में किस प्रकार की पार्टी प्रणाली विकसित की गई है, बताइए कैसे विकसित हुई है। सिंगल पार्टी, एकल पार्टी यानी बाई पार्टी द्विपक्ष, या फिर मल्टी पार्टी बहुपक्षी, या फिर मल्टी पार्टी, एंड पार्टी लेस यानी पार्टी रहित, बताइए पक्ष रहित, बताइए कौन सा होगा दोस्तों। विच टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम हैज़ बीन इवॉल्व्ड इन इंडिया, इंडिया में किस तरह की पार्टी सिस्टम है, बताइए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, और आगे अपना आंसर लिखिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका जवाब। मल्टी पार्टी, बिल्कुल मल्टी पार्टी यानी बहुपक्षीय, यहाँ पे कई सारे पक्ष यानी कई सारी पार्टी हैं, कई सारे दल हैं, बहुदल कह सकते हैं अपन, है ना। यहाँ पे कई सारी पार्टी है, ऐसे एक सिंगल पार्टी नहीं है। सिंगल पार्टी का मतलब होता है कि एक ही पार्टी है, वही जीत रही है हमेशा, और कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं। बाई पार्टी यानी दो ही पार्टी हो। अपने पास तो यहाँ पे कई सारी पार्टी है, बीजेपी, आपके कांग्रेस, है ना, अकाली दल, ऑलराइट, ऐसे कई सारी है, शिवसेना, और भी कई सारी पार्टीज हैं यहाँ पे, ऑलराइट। चलिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट मेंशन द पोस्ट ऑफ, भारत के संविधान में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख नहीं है दोस्तों, ऑप्शन है आपके, द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के उपाध्यक्ष या उपसभापति, देन बी द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री, सी डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के उपाध्यक्ष, या फिर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष। बताइए दोस्तों किसकी बात कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई है, बताइए किसकी बात कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर लिखिए और आगे अपना आंसर लिखिए। बताइए भारत के संविधान में किसकी कौन सी पोस्ट के बारे में बात नहीं हुई है। देखिए दोस्तों आंसर है आपका डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। कहीं पे भी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं हुई है, कि ये पोस्ट की कहीं पे बात नहीं हुई संविधान के अंदर, ऑलराइट। और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऐसे जनरली नहीं बनाया जाता। एक बार स्टार्टिंग में जरूर जवाहरलाल नेहरू ने उस टाइम पे वल्लभ भाई पटेल को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया था, बट ये एक नॉर्मल कन्वेंशन होता है कि भाई कई बार पार्टी के अपनी अंदरूनी मामलों की वजह से किसी को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, बट हाल इसका कोई भी उल्लेख संविधान में नहीं है, ठीक है। बाकी सबका उल्लेख संविधान के अंदर किया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय, लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है। अच्छा सवाल है, बताइए। ऑप्शन है आपके ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के सभी सदस्यों द्वारा, या फिर बी द पीपल डायरेक्टली यानी जनता से सीधे तौर पर चुना जाता है, या फिर सी ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, या फिर डी द मेंबर्स ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा, या फिर लोकसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर लिखो और आगे अपना आंसर लिखिए। बताइए अच्छा सवाल है, स्पीकर जो है लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं इन्हें कैसे चुना जाता है। कैसे चुना जाता है दोस्तों, इन्हें चुना जाता है सभी मेंबर्स, जो लोकसभा के जितने भी सभी सदस्य हैं ये सभी उन्हें चुनते हैं, ये सब वोट करते हैं लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, ठीक है। इसी तरह से इनको चुना जाता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। इवन स्पीकर के साथ साथ डेप्यूटी स्पीकर को भी ये सारे मेंबर्स ही चुनते हैं, भले स्पीकर हो, अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, उनको आपस में से उनमें से ही किसी एक को स्पीकर बनाते हैं चुन के, और किसी को डेप्यूटी स्पीकर बनाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ग्रेड्स ऑफ ऑफिसर्स इन दिस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय सचिवालय में अधिकारियों के ग्रेड का सही अनुक्रम है। बताइए, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, डायरेक्टर। बताइए दोस्तों, बताइए। बताइए, करेक्ट सीक्वेंस बताना है आपको, करेक्ट सीक्वेंस यानी कि पहले कौन आएगा, फिर इनसे ऊपर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, इस तरह से बताना है आपको। सबसे पहले कौन आएगा और आगे की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है कि कौन सी पोस्ट पहले आएगी। बताइए दोस्तों, देखिए अगर इन सब में अपन नाम देखें तो सबसे पहले किसका नाम आना चाहिए, सेक्रेटरी का सबसे पोस्ट होना चाहिए सबसे पहला। तो हम लिख लेते हैं एक, तो हमारे दो तो हमारे चले गए सीधे, दो हमारे बच गए, एक और ये। अब उसके बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, सेक्रेटरी के बाद एडिशनल, जॉइंट, डेप्यूटी, अंडर। देखिए इसके बाद आता है एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के बाद आता है एडिशनल सेक्रेटरी। तो ये कहीं दिख रहा है हमें, बिल्कुल दिख रहा है, हमारे पास पहला ही ऑप्शन आ गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं जॉइंट सेक्रेटरी, तो पहला, दूसरा, तीसरा, फिर आपके कौन से आते हैं, फिर आता है आपके डायरेक्टर, फिर आते हैं आपके डेप्यूटी, फिर आते हैं अंडर सेक्रेटरी, और लास्ट में आते हैं आपके
सॉरी नहीं, फिर आते हैं आपके डेप्यूटी और फिर आते हैं आपके अंडर सेक्रेटरी, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ए है आपका आंसर। चलिए, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी मेंबर ऑफ द राज्यसभा, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य शामिल नहीं है, बताइए। कौन सी इन कमेटी में से, कौन सी समिति में राज्यसभा का कोई मेंबर शामिल नहीं है। ए एस्टिमेट्स कमेटी, अनुमान समिति, फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति, पब्लिक ग्रीवेंसेस कमेटी, लोक शिकायत समिति, या फिर कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति। बताइए, काफ़ी अच्छा सवाल है। बताइए कौन सी इन कमिटीज़ में से कौन सी ऐसी कमेटी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। क्वेश्चन नंबर लिखो और आगे अपना आंसर लिखो दोस्तों, बताइए। क्या होगा। ए एस्टिमेट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी में सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, इसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं और सारे के सारे लोकसभा से होते हैं, सारे के सारे कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं, ऑलराइट। और इसमें से कोई भी मंत्री इसका मेंबर नहीं बन सकता, कोई भी मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं बन सकता, ऑलराइट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं। ए इलेक्टेड बाय यूनिट कैबिनेट, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्वाचित। बी अपॉइंटेड बाय स्पीकर, अध्यक्ष द्वारा नियुक्त। सी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। डी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ पीएसी, पीएसी के सदस्यों द्वारा, पीएसी बोले तो यही लोक लेखा समिति, इसके सदस्यों द्वारा चुने गए। बताइए आंसर, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। चेयरमैन जो होते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, इन्हें कौन चुनता है, कैसे चुने जाते हैं, ये कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर लिखो और आगे अपना आंसर लिखो दोस्तों। देखिए चेयरमैन जो होते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, इनको अपॉइंट करते हैं स्पीकर। अध्यक्ष जो होते हैं लोकसभा अध्यक्ष, वही इनकी नियुक्ति करते हैं, वही नियुक्त करते हैं, ठीक है ना। जो भी है आपके पीएसीज, इनमें से किसी एक को ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर के तौर पे अपॉइंट करते हैं। और खास करके आपको बताऊं, कन्वेंशन, संविधान में कहीं नहीं लिखा है, बट कन्वेंशन यानी कि करते आ रहे हैं। पहले शुरुआत में रूलिंग पार्टी से किया जाता था, बट बीच में अभी चेंज कर दिया गया है। अब हमेशा इसमें से जो भी अपोजिशन पार्टी होती है, वो अपोजिशन पार्टी में से ही किसी को लेके और ये क्या करते हैं, उसके चेयरमैन के तौर पे उन्हें अपॉइंट कर देते हैं। हाँ, हालांकि मिनिस्टर, कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। चलिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग, ठीक है, मिलाएं, सुमिलित करना है। एक तरफ आपकी सारी कमिटीज दे रखी है, दूसरी तरफ आपके उनसे रिलेटेड बातें लिखी है। बताइए दोस्तों, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, सिलेक्ट कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। बताइए, इस तरफ आपके लुक्स इनटू द मोड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, यानी सार्वजनिक व्यय को देखा जाता है, लेखा जोखा रखते हैं उसका, उनको देखते हैं, निगरानी रखते हैं उस पर। नाउ सेकेंड, एग्जामिन्स दी वेरासिटी ऑफ बजट एस्टिमेट्स, यानी बजट अनुमानों की सत्यता की जांच करती है। फिर कंसिडर्स अ बिल एंड सबमिट्स टू द हाउस अ रिपोर्ट ऑन इट, यानी किसी भी विधेयक पर विचार करता है और सदन को इस पर एक रिपोर्ट सौंपता है। ऐसी कौन सी कमेटी है। फिर प्रिपेयर्स टाइम टेबल फॉर द होल सेशन, समिति के पूरे सत्र के लिए समय सारणी तैयार करती है। बताइए दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर लिखो, आगे अपना आंसर लिखिए। एक एक करके ले लें मैं। अगर देखिए, अगर एस्टिमेट्स और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अभी हमने देखा था, अभी हमने उसे देखा था, ऑलराइट। अगर हम देखें एस्टिमेट्स कमेटी, तो एस्टिमेट्स कमेटी के नज़दीक कौन सा आ रहा है, देखो एक्सपेंडिचर और एस्टिमेट। ये रहा एग्जामिन्स द वेरासिटी ऑफ बजट एस्टिमेट्स, ये एस्टिमेट्स कमेटी है, ठीक है ना। एस्टिमेट लगाना यानी कि बजट अनुमानों की सत्यता की जांच करना, है ना। ये बिल्कुल C2 कहीं पे दे रखा है, बिल्कुल 2 आ गए हमारे, ये दोनों चले गए, 2 शक के घेरे में आ चुके हैं। इसमें से कोई कॉमन एक भी नहीं है, हमें सारे के सारे देखने हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम होगा पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, जो भी सार्वजनिक व्यय हो रहा है उसको किस तरह से हो रहा है, ये सब का सब कौन ध्यान रखेगा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है ना। ये कैग को भी सपोर्ट करते हैं, कैग की रिपोर्ट वगैरह उसको भी सपोर्ट करते हैं, उसमें भी हेल्प करते हैं। चलिए, तो डी का हो गया 1। डी का 1 कहाँ पर है दोस्तों, बिल्कुल आंसर आ गया है डी। बाकी देख लेते हैं बाकी का आंसर क्या है। बाकी देखिए, सिलेक्ट कमेटी का काम होता है कंसिडर, बिल सिलेक्ट करना, ऐसे बिल जो कि हाउस को देने, उस पर रिपोर्ट बना के देना कि कौन सा बिल कंसिडर करना है, उसको सबमिट करते हैं सदन को। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का होता है पूरे सत्र का टाइम टेबल बनाना, ठीक है ना, एक तरह से टाइम टेबल बनाना कि कब क्या करना है, कब सत्र चालू होगा, सेशन के अंदर कैसे कैसे टाइम टेबल होगा, उस समय सारणी पूरी तैयार की जाती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के द्वारा।
चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया इज, भारत की संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? ये रहे आपके ऑप्शन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति, एस्टिमेट्स कमेटी, है ना, प्राक्कलन समिति, या फिर कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति। बताइए दोस्तों, कौन सी है सबसे बड़ी समिति, सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर लिखो और आगे अपना आंसर लिखो। सबसे बड़ी कमेटी पार्लियामेंट की कौन सी है? देखिए, सबसे बड़ी कमेटी पार्लियामेंट की है एस्टिमेट्स कमेटी, प्राक्कलन समिति। एस्टिमेट्स कमेटी अभी हमने देखा था कितने मेंबर्स होते हैं इसमें, 30 मेंबर होते हैं। इसके होते हैं 22, इसमें भी होते हैं 22, ठीक है ना, इनके भी 22। ये सब 30 से कम हैं, सिर्फ इसके सबसे ज़्यादा हैं 30 मेंबर। एस्टिमेट्स कमेटी के टोटल सारे मेंबर लोकसभा के होते हैं, यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा दोनों के होते हैं। लोकसभा के 15 होते हैं और राज्यसभा के 7, उसी तरह से यहाँ पे भी। चलिए, सबसे बड़ी कौन सी है? एस्टिमेट्स, प्राक्कलन समिति। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following parliamentary committees in India acts as watchdog on departmental expenditure and irregularities? भारत की निम्नलिखित संसदीय समितियों में से कौन सा विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर वॉच डॉग के रूप में कार्य करता है? बताइए। ए, एस्टिमेट्स कमेटी, अनुमानित समिति या प्राक्कलन समिति। बी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति। सी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति, या फिर कमिटी ऑन पब्लिक एश्योरेंस, सार्वजनिक आश्वासनों की समिति। बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? बताइए। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ इंडिया एक्ट्स एज वॉच डॉग ऑन डिपार्टमेंटल एक्सपेंडिचर एंड इरेगुलरिटीज। बताइए, जो भी विभागीय खर्च या व्यय हो रहा है और उसमें अनियमितताएं हो रही है, उस पर ध्यान रखने का काम किसका है? सबसे बड़ा किसका रोल है दोस्तों? आंसर है आपका सी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका कि भाई कौन सा पैसा जो है डिपार्टमेंट ने कहाँ पे खर्च किया, कितना खर्च किया, सही खर्च किया कि नहीं खर्च किया, इन सब को देखती है कि कहाँ पे गलती है, गड़बड़ है या कहाँ पे सही है। ठीक है, ये कैग को भी सपोर्ट करती है ना। कैग जो अपनी रिपोर्ट बनाते हैं उसमें भी इनका सपोर्ट रहता है। चलिए, नाउ नेक्स्ट है हमारी, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज एग्जिस्ट ओनली इन लोकसभा? निम्नलिखित में से कौन सी समितियां केवल लोकसभा में मौजूद है? ऑप्शन ये रहे आपके, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड रेजोल्यूशन, कमिटी ऑन पेटिशन, कमिटी ऑन एश्योरेंस, एस्टिमेट्स कमेटी। बताइए। एस्टिमेट्स कमेटी यानी कि प्राक्कलन समिति। बताइए, इनमें से कौन कौन सी समितियां सिर्फ लोकसभा में पाई जाती है? बताइए। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? बताइए। देखिए, अगर बात करें हम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ये दोनों जगह पाई जाती है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में। कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड रेजोल्यूशन, देखिए ये एक खास समिति है, ये सिर्फ लोकसभा में पाई जाती है। ठीक है, प्राइवेट मेंबर्स बिल रेजोल्यूशन ये बिल्कुल सिर्फ लोकसभा में पाई जाती है। कमिटी ऑन पेटिशन दोनों जगह पाई जाती है। कमिटी ऑन एश्योरेंस दोनों जगह पाई जाती है। एंड कमिटी ऑन एस्टिमेट्स, ये मैंने अभी पहली बात करी थी, ये लोकसभा में पाई जाती है। अगर हम इसी के थ्रू जाएँ, अगर 5 तो भी हमारा आंसर निकल जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल 2 और 5 हमारा आंसर है सी। ठीक है, हमारा आंसर है सी। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा सही सुमिलित नहीं है, ये देखना है हमें। चलिए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी दे रखे हैं, चेयर्ड बाय पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, चेयर्ड बाय संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्षता, ये बताया गया है। देखिए, ए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, मेंबर ऑफ अपोजिशन, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, लोकसभा मेंबर, कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड रेजोल्यूशन, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, एंड बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, फाइनेंस मिनिस्टर। बताइए, कौन सा सही सुमिलित नहीं है? कौन सा सही सुमिलित नहीं है दोस्तों? बताइए। क्वेश्चन नंबर लिखिए और आगे अपना आंसर लिखिए। बताइए, कौन सा सही सुमिलित नहीं है? देखिए दोस्तों, एक एक करके ले लें। अगर तो हमने ये बात करी थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति के, इसका मेंबर कौन होता है, इसका चेयरमैन कौन होता है? ऑपोजिशन का मेंबर, बिल्कुल करेक्ट है ना। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, लोक सेवा मेंबर, बिल्कुल इसकी एक स्पेशलिटी है कि इसका जो चेयरमैन होगा पब्लिक अंडरटेकिंग्स यानी कि सार्वजनिक उपक्रमों की समिति जो है, इसका जो चेयरमैन होगा वो लोकसभा मेंबर ही होना चाहिए। हालांकि इसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स हैं, 22 मेंबर है, उसमें से 15 आपके लोकसभा से हैं और 7 आपके राज्यसभा से हैं। ठीक है, बट फिर भी इसका जो चेयरमैन होगा वो लोकसभा से होगा ना। कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल, ये इसका मेंबर होता है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा ना। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, इसका कौन होता है दोस्तों? इसका नॉर्मली इसका स्पीकर ही होता है, जो अध्यक्ष हैं,
ऑलराइट, उन्हीं के अंडर होता है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ये फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर नहीं होती, तो ये हमारा सही है, ये सही सुमिलित नहीं है। ऑलराइट, चलिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एस्टिमेट्स कमिटी आर करेक्ट, है ना, प्राक्कलन समिति या अनुमान समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। देखिए 4 स्टेटमेंट देखिए, नो मेंबर ऑफ राज्यसभा इज एसोसिएटेड विद इट, राज्यसभा का कोई भी सदस्य इसमें संबंधित नहीं है, या फिर 2 इट हैज़ 20 मेंबर्स, इसमें 20 सदस्य हैं। तीसरा, इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, इसके सदस्य को 1 वर्ष की अवधि के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार चुना जाता है। फोर्थ, द स्पीकर नॉमिनेट्स वन ऑफ इट्स मेंबर टू बी इट्स चेयरमैन, अध्यक्ष अपने सदस्यों में से एक को इसका अध्यक्ष नामित करता है। चलिए, इन्हीं मेंबर्स में से एक को अध्यक्ष के तौर पर नामित किया जाता है। बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा इसमें से, कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर लिखिए और आगे अपना आंसर लिखिए, अपना ऑप्शन बताइए। बताइए दोस्तों, सही शब्द, सही स्टेटमेंट हमें चुनना है इनमें से। चलिए एक एक करके ले लेते हैं। देखो, नो मेंबर ऑफ राज्यसभा इज एसोसिएटेड विद इट, करेक्ट है। इसमें सारे के सारे मेंबर कहाँ से आते हैं, लोकसभा से, ठीक है, लोकसभा से आते हैं। इट हैज़ 20 मेंबर्स, नहीं ये तो गलत है, अभी किया था हमने 30 मेंबर, ये तो अभी हमें पता है। तो दोनों चीज़ों को एक बार अप्लाई कर लेते हैं, 1 और 2, यानी सिर्फ 1 होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। 1 और दोनों साथ आ गए, गलत बात है। 1 ये यहाँ पे है, 1 और 2 दोनों साथ आ गए, फिर गलत बात है। 2 तो फिर गलत है। सीधा आंसर निकल चुका है हमारा बी, सीधा ही आंसर निकल चुका है, आगे जाने की भी जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। द मेंबर्स आर इलेक्टेड थ्रू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यस, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली से इन्हें चुना जाता है, आपस में से ये चुनते हैं, ठीक है ना, और 1 साल के लिए चुने जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है ये। और स्पीकर इन्हीं में से, जो चुने गए मेंबर्स हैं, इन्हीं में से किसी एक को चेयरमैन के तौर पर चुनते हैं, ठीक है, चेयरमैन के तौर पर चुनते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, which of the following is concerned with the regularity and economy of expenditure of government? निम्नलिखित में से कौन सरकार की व्यय की नियमितता और अर्थव्यवस्था से संबंधित है, बताइए। ए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति, एस्टीमेट्स कमेटी, प्राक्कलन समिति, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, व्यापार सलाहकार समिति, या फिर कमिटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट्स, लाभ पर कार्यालयों की समिति, बताइए। बताइए दोस्तों, कौन सी कमेटी है। अभी हमने इसका प्रॉपर स्टेटमेंट अभी पहले ही किया था हमने। 25 क्वेश्चन लिखो, आगे अपना आंसर लिखिए। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विद द रेगुलरिटी एंड इकोनॉमी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। बताइए, अब जो भी व्यय, जो खर्च हो रहा है, जो व्यय हो रहा है किसी भी गवर्नमेंट, मतलब सरकार से जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो खर्चा हो रहा है, जो व्यय हो रहा है, उसकी रेगुलरिटी यानी उसमें नियमितता देखनी पड़ती, नियमितता देखें और उसकी अर्थव्यवस्था देखें अगर, तो किसके थ्रू देखा जाएगा, ये कौन सी कमेटी देखती है। दोस्तों आंसर है आपका ए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति। इसका सबसे मेन रोल होता है ये कि भाई कौन सा पैसा जो आया है वो डिपार्टमेंट को दिया, वो डिपार्टमेंट में कहाँ दिया, कैसे खर्च किया, सही खर्च किया कि नहीं किया, ये भी देखते हैं वो। ऑलराइट, ये सब चीज़ें चेक की जाती है इसके अंदर। ऑलराइट, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो यहाँ पे हमारा सेशन हम एंड करते हैं दोस्तों। आज के 25 क्वेश्चन आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। स्टैटिक कमेंट करना, ताकि मैं इसे बाद में देख सकूं। ऑलराइट, और बिल्कुल मैं आपको वापस इसका जवाब ज़रूर दूंगा। चलिए दोस्तों, तो ये है मेरा कोड, इसे आप यूज़ कर सकते हो अनअकैडमी पर मेरी फ्री क्लासेस देखने के लिए। ऑलराइट, प्लस आप अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो 10% डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो आपके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए। ऑलराइट दोस्तों, चलिए तो यहाँ पे हम हमारे सेशन को एंड करते हैं। आज से हमारा 7 PM पे वापस सेशन शुरू हो रहा है स्पेशल पे, ठीक है ना, स्पेशल पे वापस शुरू कर रहा हूँ मैं ये सेशन। ऑलराइट, 7 बजे का वापस शुरू कर देते हैं। अगर आपको इसमें कुछ टाइम वाइम बदलना है तो आज सारे के सारे क्लास में आना ज़रूर। हम क्लास में एक बार वोटिंग भी रखेंगे और देखेंगे कि अगर किसी को ये टाइम बदलना है तो एक कंफर्टेबल टाइम रख सकते हैं, बट उसके लिए आप क्लास में आओ, फिर ही हम इसका टाइम चेंज करेंगे, ठीक है। तो आज और कल के लिए हम स्पेशल का टाइम ये फिक्स रख लेते हैं 7। इस पर हम पॉलिटी के MCQs करने वाले हैं। ऑलराइट, ये सीरीज़ हमने पहले भी चलाई थी, ये वही है कंटिन्यूएशन में। अभी बीच में न्यू ईयर के लिए आपको 2 दिन मैंने छुट्टी रखी थी, इसमें बंद कर दी थी ये क्लास। मैंने कहा था इसको वापस रेज्यूम करेंगे हम 2 तारीख से, तो अब बस छुट्टी हो गई वापस ख़त्म। आज से वापस शुरू करेंगे ये क्लास, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं वहाँ पे स्पेशल क्लास में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। राजस्थान एग्जाम्स, लेट्स क्रैक इट।